यूपी बोर्ड क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थियों, आज आपके लिए लाए हैं साइंस का मॉडल पेपर 2025 का। ये पेपर है, मॉडल पेपर नहीं है। 2025 का ये सेट आईजी जो आया हुआ है। आपका पता है कि यूपी बोर्ड में 7 सेटों का पेपर बनता है, तो उसमें से ये पहला सेट है और इस सेट के मैं एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा आपको। मैं पहले सारे एमसीक्यू सॉल्व करवा दूंगा 2024 के, जो आपके 20 एमसीक्यूज आते हैं, जिनका उत्तर आपको एमआर शीट में देना है। और फिर मैं आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है, जो आपको पेपर में लिखना होता है, यानी कि लेंदी पेपर वाले, उसको आपको लिखना होता है एग्ज़ाम में, रिटन में, उसको मैं सॉल्व कराऊंगा। तो 2024 का सेट पहले सॉल्व कराएंगे, फिर उसका फिर रिटन वाला सॉल्व कराएंगे। और हिंदी का मैं वीडियो डाल ही रहा हूँ आप लोग को। तो अब मैं इंग्लिश का पार्ट लाया हूँ, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो आपको पता है कि यहाँ पे नोट पॉइंट क्या है, निर्देश क्या दे रखा है। तो आपका 15 मिनट जो होता है बच्चों, वो अलॉटेड होता है स्टूडेंट को टू रीड द क्वेश्चन पेपर, कि क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए एंड पार्ट बी आर डिवाइडेड इनटू द 3 सब सेक्शन 1, 2 एंड 3। एंड क्वेश्चन इन पार्ट ए आर मल्टीपल चॉइस टाइप, सेलेक्टिव करेक्ट चॉइस, फुल्ली कलर द करेक्ट सर्किल ऑन द ओएमआर शीट। ठीक है, आपको पता है कि जो पार्ट ए है, क्वेश्चन ए का पार्ट ए है, क्वेश्चन ऑफ पार्ट ए में आपको 20 एमसीक्यूज मिलेंगे, और उसमें आपके एक एक नंबर के आपके 20 एमसीक्यूज होंगे, और उन एमसीक्यूज को आपको ओएमआर शीट पे बबल करना है, यानी नीले या फिर काले पेन से आपको गोला भरना होता है। ठीक है, तो गोले भरने के लिए आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा पहले से। मार्केट में अनसॉल्व पेपर आता है, उसके पीछे दिया रहता है, या फिर ओएमआर शीट आपको मिल जाएगी, उसको प्रिंट आउट करा लो और उसमें आप गोला भर लो अच्छे से। गोले में अगर आपको प्रश्न आता है और अगर आपने गलत गोला भरा, तब भी आपका गलत हो जाएगा, तो उसका आप प्रैक्टिस कर लेना ज़रूर। और यहाँ पे चलिए मैं आपका स्टार्ट करता हूँ। पार्ट ए होगा, इसमें 20 एमसीक्यूज में पार्ट ए है, जिसमें आपके फिजिक्स के क्वेश्चन होंगे। फिर पार्ट बी में आपके क्या होंगे, पार्ट ए में सब पार्ट ए है, जिसमें आपको फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फिर आपको केमिस्ट्री, फिर बायो। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा कि द इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज। तो आप सबको पता है जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, अब मैं आपको थोड़ा सा समरी बताऊंगा। कॉनकेव मिरर ये है, कॉनकेव जो केव जैसा, गुफा जैसा होता है ना, तो कॉनकेव बना रहा है, यानी इसके जो बल्गिंग साइड है, इस बल्गिंग साइड पे हम क्या करते हैं, ये बल्गिंग साइड यहाँ पे, इस पे अगर हम पॉलिश कर देंगे तो बच्चों ये कॉनकेव मिरर बन जाता है। ठीक है, और इसी तरह कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, तो कॉन्वेक्स मिरर में ये कुछ ऐसा होता है। तो ये यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर है, यानी कि जो अंदर वाला पार्ट है यहाँ पे, इस पे हम पॉलिश करेंगे ये वाला पार्ट, तो ये कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा। और ये कॉन्वेक्स मिरर कुछ ये हो गया, जो इसका प्रिंसिपल एक्सेस है, ये इसका अपर्चर होता है ए बी, और यहाँ पे पोल होता है। अब कहा गया द इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज। इसमें कंडीशन क्या होती है कि इसमें आप कहीं भी अगर ऑब्जेक्ट रखो, इन्फिनिटी को छोड़ करके ऑब्जेक्ट को कहीं भी अगर आप रखोगे, तो इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज होगी हमेशा इसके फोकस और पोल के बीच में बनेगी। इमेज हमेशा फोकस और पोल के बीच में बनेगी, हमेशा एक ही कंडीशन बनती है कॉन्वेक्स मिरर में। और हमेशा ऑब्जेक्ट से इमेज जो होगी वो छोटी बनेगी। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, द इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज, ऑलवेज कहाँ पे होगी भाई, तो देखिए इसमें से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बिटवीन द पोल एंड द फोकस। याद रखेंगे, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनती है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। फिर देखिए बच्चों यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, व्हेन लाइट रेज मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल वेल गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। यानी जब लाइट क्या हो रही है, यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, ये आपका रिफ्रैक्शन से क्वेश्चन आया है कि लाइट रेज मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल वेल गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। यानी यहाँ पे एक मीडियम है और ये दूसरा मीडियम है। ठीक है, एक मीडियम यहाँ पे N1 ले लिया और ये मीडियम N2 ले लिया। जब लाइट रे N1 से N2 में जा रही है, लाइट रेज मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये मान लो मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है, नॉर्मल, नॉर्मल। तो नॉर्मल, अब लाइट जाएगी यहाँ पे, ये लाइट रे गई, वेल लाइट रे अवे मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल वेल गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर।
दे व्हेन लाइट रेज मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जा रही है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। तो मान लो ये N1 से N2 मीडियम में यहाँ पे गई और ये नॉर्मल से बच्चों दूर चली गई, ये लाइट रे नॉर्मल से दूर गई है, ठीक है। तो ये कंडीशन कब होती है, ये कंडीशन जब ये होगी जब जब आपकी लाइट रे क्या होगी, डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी। अगर N1 क्या है आपका, N1 डेंसर मीडियम है और N2 क्या है, रेयरर मीडियम है, तो डेंसन से रेयरर मीडियम में जाएगी तब ये कंडीशन होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अ डेंसर मीडियम टू अ रेयरर मीडियम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल। चलिए तीसरा प्रश्न यहाँ पे देख रहे हैं। द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कितना दे दिया, देखिए पॉजिटिव होता है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस विल बी। तो देखिए जो इमेज बनी है, इमेज जो बनी है वो कितनी दूर बन रही है, 30 सेंटीमीटर पे बन रही है। अब एक चीज समझेंगे, अगर फोकस आपका 15 सेंटीमीटर है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा बच्चों, तो 30 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और आपको पता है कि जब हम इमेज को, ऑब्जेक्ट को रेडियस ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो इमेज भी कहाँ बनती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे बनेगी, ठीक है। इमेज भी कहाँ बनेगी, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस 30 सेंटीमीटर, यानी इमेज 30 सेंटीमीटर बन रही है और 30 सेंटीमीटर में बनेगी कब, जब ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर पे रखा होगा। तो u की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है, बिल्कुल u की वैल्यू भी 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। और यहाँ पे जो आपको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ एक पोजिशन में आपकी वर्चुअल इमेज बनती है, बाकी में सब इन्वर्टेड इमेज बनती है, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन होगी, जैसे कि मान लो यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर कुछ ऐसे ले रहे हैं, ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर लिया, वो सॉरी कॉन्वेक्स लेंस लिया और यहाँ पे इमेज रखा हमने, ये ऑब्जेक्ट रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है R 30 सेंटीमीटर पे, तो इसकी इमेज यहाँ पे बनेगी, यहाँ पे बनेगी, 30 सेंटीमीटर दूर ही बनेगी इमेज, ठीक है। तो रियल होगी इन्वर्टेड होगी, बिल्कुल इमेज यहाँ पे रियल होगी इन्वर्टेड होगी, तो रियल होगी इन्वर्टेड होगी एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट 30 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इमेज यहाँ पे रियल बनेगी इन्वर्टेड बनेगी, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगी एंड 30 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मैंने आपको बता दिया था पहले कि ये 30 सेंटीमीटर पे बनने वाली इमेज, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस का क्वेश्चन है यहाँ पे, और इसको आप मिरर फॉर्मूले से, सॉरी लेंस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, तब भी आपका आंसर सही आएगा, ऐसे भी आपका आंसर समझ के निकाल सकते हैं, कॉन्सेप्ट वगैरह आपका क्लियर है। चलिए देखते हैं चौथा प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पे जो आपके फिजिक्स के ही न्यूमेरिकल्स होंगे और फिजिक्स वाले एमसीक्यूज आप लोग को प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे क्योंकि कॉन्सेप्चुअल होते हैं। बाकी आपके जो केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चन हैं वो आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपको मैंने 10 साल का अनसॉल्व यानी 10 एक साल में 7 सेट होता है तो 10 गुणे 70, मैं 70 अनसॉल्व करवा दूंगा और 70 अनसॉल्व में जितने भी आप फिजिक्स सॉरी केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चन जो पढ़ेंगे वही रिपीट होकर आ जाएंगे। फिजिक्स के क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स होते हैं तो कुछ भी बन के आ सकता है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि तो मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। चौथा प्रश्न यहाँ पे हम देख लेते हैं, व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू द प्रिज्म, यानी कि यहाँ पे मान लिया हमने प्रिज्म लिया ये, और इस प्रिज्म से हमने व्हाइट लाइट को पास कराया, तो आपको पता है बच्चों क्या होगा, इसका डिस्पर्जन हो जाएगा, ये व्हाइट लाइट 7 कलर्स में टूटेगी यहाँ पे, ठीक है। और ये जो पैटर्न बनेगा यहाँ पे, जो पैटर्न बनता है वो VIBGYOR विबग्योर का पैटर्न बनता है। तो यही कह रहा है कि व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू द प्रिज्म द कलर ऑफ द इमर्जेंट लाइट, कलर ऑफ द, यहाँ पे कह रहा है कलर ऑफ द इमर्जेंट लाइट डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ द प्रिज्म, ठीक है। तो इमर्जेंट लाइट बन रही है उसकी जो बेस से जो सबसे दूर कौन सी कलर बनेगी, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि बेस से सबसे दूर कलर कौन सी जाएगी, तो रेड वाली जाएगी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, रेड कलर। एम्पियर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ, एम्पियर सेकेंड किसका यूनिट होता है, तो आपको पता है बच्चों I इज इक्वल टू क्या होता है, Q/T होता है, देन Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू का T। I की यूनिट, I क्या यहाँ पे करंट है और करंट की यूनिट होती है एम्पियर,
और टी क्या है, टाइम है, जिसकी यूनिट होती है सेकेंड, तो एम्पियर सेकेंड। तो एम्पियर सेकेंड किसकी यूनिट है भाई, तो ये चार्ज की यूनिट है। क्यों है, क्यों क्या है भाई, चार्ज है। एम्पियर सेकेंड किसकी यूनिट होती है, चार्ज की यूनिट होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे छठा प्रश्न जो कि न्यूमेरिकल है और बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, सभी लोग ध्यान से समझेंगे। क्या कह रहा है कि टू वायर्स ऑफ द रेजिस्टेंस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड टू अ सेल इन पैरेलल इफ द करंट्स फ्लोइंग इन देम आर I1 एंड I2 and the heats produced in them are H1 and H2 respectively per second, the ratio of the heat is। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है कि हीट का फॉर्मूला क्या होता है, मैं H1 की बात करूंगा तो H1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H1 में करंट कितनी जा रही है, I1 करंट जा रही है, H1 में I1 करंट जा रही है, और H2 में करंट कितनी जा रही है बच्चों, I2 करंट जा रही है। तो H1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H1 इज इक्वल टू हो जाएगा I1, भाई हीट का फॉर्मूला क्या होता है, I1 स्क्वायर R1T, और H2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I2 स्क्वायर R2T। तो अगर हम दोनों का यहाँ पे रेशियो निकालें तो देखिए दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, H1 बटा H2 यानी H1 अनुपात H2 यानी H1 डिवाइड बाई H2, ये हो जाएगा I1 स्क्वायर R1T, और ये हो गया I2 स्क्वायर R2T। टी से टी कैंसिल हो गया, और आपको पता है ये दोनों किस में लगे हुए हैं, कनेक्टेड टू अ सेल इन पैरेलल, ये पैरेलल ही लगे हुए हैं। और पैरेलल आपको पता है कि पैरेलल में अगर कोई चीज़ कनेक्ट होता है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो पैरेलल में आपका वोल्टेज दोनों का कॉमन होता है, ये दोनों वोल्टेज कॉमन होगा। तो यहाँ पे आई को अगर हम वोल्टेज के टर्म में कन्वर्ट करें तो बच्चों क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन का R1 इंटू का R1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल कमेंट जरूर करेंगे जो चीज़ समझ में नहीं आएगी। वी स्क्वायर अपॉन, ठीक है, R1 स्क्वायर, वी स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर इंटू R1। इसी प्रकार नीचे क्या हो जाएगा, I2 की जगह हम क्या लिखेंगे, I2 की जगह लिखेंगे वी स्क्वायर, I इज इक्वल टू वी बाई आर होता है ना, ओम्स लॉ से, तो वी स्क्वायर अपॉन का R2 का स्क्वायर इंटू का R2। देखिए इस स्क्वायर से R2 कैंसिल हुआ, इस स्क्वायर से R1 कैंसिल हो गया, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ये अपन का आ जाएगा R2 अपॉन का R1, R2 अपॉन का R1। तो देखिए H1 अपॉन H2 हमें क्या मिला, H1 अपॉन H2 इज इक्वल टू मिल गया R2 अपॉन का R1। और ये ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में हमको ये दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ये रिलेशन करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, अगर जिनको समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल कमेंट जरूर करेंगे। सातवां प्रश्न है यहाँ पे, यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होगी, तो बच्चों आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, फॉर्मूला क्या पढ़ा है, F इज इक्वल टू IBL साइन थीटा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है तब भी कमेंट करेंगे। देन B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अपॉन का IL साइन थीटा, तो साइन थीटा यूनिट लेस होता है, F अपॉन का IL, F की यूनिट होती है न्यूटन, और I होता है एम्पियर यानी करंट, और L क्या होता है मीटर, तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको B दिख रहा होगा, न्यूटन पर एम्पियर, ऑप्शन नंबर आपको बी दिख रहा होगा, और यही आपका करेक्ट हो जाएगा, सातवें का ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपके फिजिक्स के क्वेश्चन मैंने फिनिश कर दिए हैं और बेहतरीन मैंने समझाने का प्रयास किया है बच्चों। अब यहाँ पे आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे, और केमिस्ट्री में हमारा पहला क्वेश्चन है मीथेन। तो बहुत ही सिंपल पूछा गया है, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, और ये चारों हाइड्रोजन के साथ एक एक बॉन्ड के साथ जुड़ जाता है, इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, और इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल ये है आपका मीथेन का स्ट्रक्चर। फिर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, द होमोलॉगस सीरीज इन द फॉलोइंग इज, यानी 9वें में हमें क्या बताना है, होमोलॉगस सीरीज पता करना है, इसमें से होमोलॉगस सीरीज कौन सा है। तो होमोलॉगस सीरीज में 2 कंपाउंड्स होंगे, और उन दोनों कंपाउंड्स में CH2 का अंतर हमें देखना है। तो अब आप देख करके ध्यान से बताइए किसमें CH2 का अंतर है। तो हम ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएंगे, और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है बच्चों कि इन दोनों CH4 एंड C2H6 में, इन दोनों कंपाउंड में अंतर कितना है, CH2 का अंतर है। तो केमिकल फार्मूला ऑफ लेड नाइट्रेट का केमिकल फार्मूला क्या होता है, PbNO3 का होल टॉय,
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर इज, द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर इज, तो वाटर, प्योर वाटर का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7 होता है, 11वें का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एंटीमनी इज अ मेटेलॉइड, आपको पता है एंटीमनी क्या है? मेटेलॉइड है। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, तो यहाँ पे ये आपका एसिटिक एसिड जो है एथिल अल्कोहल के साथ रिएक्शन कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ द कंसंट्रेट H2SO4, देन व्हाट इज फॉर्म, यहाँ पे एथिल एसिटेट बनेगा, याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, CH3 C डबल बॉन्ड C2H5, यानी यहाँ पे एथिल एसिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, हम आ गए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये हमारा सेक्शन 3 है, सब सेक्शन 3, जिसमें 14 से लेके 20 तक के आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे। एनर्जी करेंसी इन अ सेलुलर प्रोसेस इज, ठीक है, तो सेलुलर प्रोसेस में एनर्जी करेंसी क्या होता है? ATP होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है भाई? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, कमेंट करके बताएंगे ATP का फुल फॉर्म क्या होता है। बाइल जूस इज सिक्रीटेड बाई, तो बाइल जूस कहाँ से सिक्रीट होता है? बिल्कुल लीवर से सिक्रीट होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और ये कहाँ पे जाके स्टोर होता है? तो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। पॉलन सैक कंटेन्स, पॉलन सैक क्या कंटेन करता है भाई? पॉलन ग्रेन्स को कंटेन करता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 16 का डी, बर्ड्स ऑन लीफ डेवलप इन, ऐसे कौन से लीफ होते हैं जिनके पत्तियों में बर्ड्स डेवलप हो जाते हैं और फिर उससे नए प्लांट्स डेवलप हो जाते हैं? तो ये ब्रायोफाइलम वाले प्लांट्स होते हैं। कौन से? ब्रायोफाइलम वाले होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ द यूनिसेक्सुअल फ्लावर इज, यूनिसेक्सुअल फ्लावर इज, यानी ऐसा फ्लावर जो यूनिसेक्सुअल है, वो उसका नाम बताना है, तो बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। 18वें का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, फ्लावर ऑफ द पपाया। पपाया एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है बच्चों हेल्दी ह्यूमन में? तो 120/80, कितना होता है? 120/80, बिल्कुल 120/80। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ फूड चैन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फूड चैन, फूड चैन को इसमें से कौन दिखा रहा है? तो बिल्कुल ग्रास, ग्रास को कौन खाएगी? गोट खाएगी, बकरी, और बकरी को कौन खाएगा? इंसान खाएगा। तो ग्रास, गोट एंड ह्यूमन, बी का ऑप्शन 20 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ग्रास, गोट एंड ह्यूमन। ग्रास, व्हीट एंड मैंगो ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे मैंने आपके 20 क्वेश्चंस करवाए, यानी आपका मैंने 2024 का सेट 1 सॉल्व करवा दिया है। MCQ सारे यहाँ पे डिटेल में मैंने सॉल्व करवाया है, और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हुए अगला जो मेरा टॉपिक होगा, यानी कि मेरी जो वीडियो होगी, वो सेट 2 होगी, 2024 का ही पेपर होगा, यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम वालों का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।